बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PS 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 30 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 30 का नाम है ग्रुप प्रैक्टिसेस। मतलब यह कि एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ जब प्रोफेशनल्स मिल कर एक ग्रुप बनाते हैं और सर्विसेज दे रहे होते हैं तो उस दौरान क्या क्या होता है, सारा कुछ इस लेसन नंबर 30 में आपको बताया गया है। और ज़ाहिर सी बात है कि ग्रुप की फॉर्म में जब आते हैं तो फिर बहुत से एथिकल इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। जैसे कि बिजली का बिल तुमने और मैंने पे करना है। एक ग्रुप में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो क्या होता है कि अगर बिल नहीं दे पा रहा एक थेरेपिस्ट तो हम कहते हैं कि ये तो जिम्मेदारी तेरी थी, क्लाइंट नहीं है तो दो फिर तुम, ठीक है, जहाँ से मर्जी दो। तो इस हवाले से इसमें ना सारा कुछ बताया गया है लेसन नंबर 30 में। तो लिहाजा मैं स्टार्ट करता हूँ। ग्रुप प्रैक्टिस के इंट्रोडक्शंस के हवाले से कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ग्रुप प्रैक्टिस एक तरह का ना थेरेपी बिजनेस है। प्राइवेट प्रैक्टिस में एक थेरेपिस्ट होता है जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन ग्रुप प्रैक्टिस में कई किस्म के थेरेपिस्ट और काउंसलर्स होते हैं जो अलग अलग क्रेडेंशियल्स और क्वालिफिकेशंस के साथ काम करते हैं। ग्रुप प्रैक्टिसेस को या ग्रुप प्रैक्टिस को ना वो प्रोफेशनल्स प्रेफर नहीं करते जो अकेला काम करना पसंद करते हैं और या फिर अपना बिजनेस मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन कई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ना ग्रुप प्रैक्टिस में काम करना फाइनेंशियली और प्रोफेशनली फ़ायदा मंद हो सकता है। ग्रुप प्रैक्टिस में ना काफ़ी कॉस्ट शेयर की जाती है, मतलब कि जो है कॉस्ट होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, वो शेयर की जाती है। जैसे कि रेंट हो गया, किराया जो होता है मंथली, सिक्वेंशियल सर्विसेज मतलब ये कि जो असिस्टेंट का काम होता है उस हवाले से, यूटिलिटीज़ बिल्स मतलब कि बिजली पानी गैस वगैरह के बिल होते हैं, और आंसरिंग सर्विसेज मतलब ये कि जो हम फ़ोन कॉल या इंटरनेट के ज़रिए आंसर करते हैं तो इनकी कॉस्ट होती है। तो ये कॉस्ट जो होती है ग्रुप प्रैक्टिस के दौरान डिवाइड की जाती है। और ये एक्सपेंसेस ग्रुप की नेचर के मुताबिक थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे कि इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप मतलब कि जहाँ एक फॉर्मल बिजनेस होता है, या इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स मतलब इनफॉर्मल तरीके से काम जहाँ पे हो किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दी गई है यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पर अगर एक ग्रुप पर प्रैक्टिस छोटी टीम है तो वो रेंट और यूटिलिटीज़ को शेयर कर सकती है, जिससे हर थेरेपिस्ट का ख़र्चा कम हो जाता है और ये इन्हें ना ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रीट करने का मौका भी देती है। ये एक छोटा जो ग्रुप बन गया है एज अ प्रैक्टिस कर रहा है थेरेपिस्ट का या साइकोथेरेपी का, इसलिए आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का मेंबर बने। टीम मेंबर बनना चाहते हैं तो टीम मेंबर बने, अगर स्टूडेंट मेंबर बनना चाहते हैं स्टूडेंट मेंबर बने। आप वेबसाइट विजिट करें, सिंपल फॉर्म फिल करें, इंशाल्लाह हमारी जो टीम है फीडबैक देगी, मेंबरशिप आपकी ओपन कर देगी और एज अ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एज अ प्राइवेट। ओके, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था एग्जांपल को लेकर, एक ग्रुप प्रैक्टिस अगर छोटी टीम है तो वो रेंट और यूटिलिटीज़ को ना आपस में शेयर कर सकती है। थेरेपिस्ट का इससे क्या होगा कि थेरेपिस्ट का ख़र्चा कम होगा और इन्हें ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रीट करने का मौका भी मिल जाएगा इससे। लेकिन ऐसी अरेंजमेंट से कुछ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को सिर्फ रेफरल देने के लिए पैसा मिल रहा हो या थेरेपिस्ट की इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली चार्ज किया जाता है हो बिना इनकी सर्विस से दिए, तो इससे ना क्लाइंट की वेलफेयर इग्नोर हो सकती है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप प्रैक्टिस मतलब कि ग्रुप प्रैक्टिस के फ़ायदे क्या हैं। ग्रुप प्रैक्टिस के कुछ की एडवांटेजेस हैं जो थेरेपिस्ट के लिए ना इससे एक बेहतर चॉइसेस बनाती है। नंबर 1 पे है फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप प्रैक्टिस। इसमें बताया गया है कि ग्रुप प्रैक्टिस में ना काम करना थेरेपिस्ट और प्रैक्टिस ओनर दोनों के लिए रिवार्डिंग हो सकता है। ग्रुप प्रैक्टिस में ना इनकम पोटेंशियल ज़्यादा होता है क्योंकि ना एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट शेयर की जाती है। जब एक थेरेपिस्ट अपने बिलिंग का काम किसी और को दे रहा होता है या दे देता है तो इससे ना क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना मिलता है। इससे थेरेपी सेशंस के लिए ना ज़्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर एक थेरेपिस्ट अपना बिलिंग का काम खुद कर रहा है तो इससे ना क्लाइंट्स को टाइम देने में ना मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर बिलिंग किसी और से संभाल रहा है तो थेरेपिस्ट अपना काम पर ज़्यादा फोकस कर सकता है और ज़्यादा क्लाइंट्स को देख सकता है। कोवर्कर्स, इसमें बताया गया कि कुछ थेरेपिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिसेस को ना अकेला काम करने वाले बिजनेस समझते हैं, लेकिन ये इनकी ना पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल इंटरेक्शंस की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। ग्रुप प्रैक्टिस में ना कोलीग्स एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर एक थेरेपिस्ट इलनेस या किसी और वजह से अपने सेशंस मिस कर देता है तो इससे ना कोवर्कर्स और सेशंस को ना कवर कर सकते हैं और ये काफ़ी ना मैनेजेबल मतलब कि मददगार हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ना क्लाइंट को न्यू थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता और इनकी जो लोकेशंस या अनफेमिलियर काउंसलर्स के बारे में टेंशन नहीं होती। और इस तरह से ना क्लाइंट को स्ट्रेस कम होता है और थेरेपी प्रोसेस स्मूथली चलता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर एक थेरेपिस्ट बीमार हो जाए और वो अपना सेशंस नहीं कर सकता तो किसी दूसरे थेरेपिस्ट को उन सेशंस को कवर करने के लिए ना कहा जा सकता है। इससे क्लाइंट्स को ना न्यू थेरेपिस्ट से काम करने का स्ट्रेस नहीं होता और इनकी ट्रीटमेंट से कंटिन्यूसली तौर पर भी बनी रहती है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस साइड, इसमें बताया गया है कि बिज़नेस को एक अच्छी तरह से मैनेज करना, चाहे वो कितना भी छोटा हो, स्किल्स की ना ज़रूरत होती है इस हवाले से। मतलब ये कि इसमें ना टैक्सेस का मैनेज करना, इंश्योरेंस पेमेंट्स और जो भी लीगल इश्यूज आ सकते हैं इनको हैंडल करना शामिल होता है। अगर थेरेपिस्ट को बिज़नेस में कम इंटरेस्ट है और वो क्लाइंट से सिलेक्शंस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहता तो ग्रुप प्रैक्टिस इनके लिए ना अच्छी चॉइसेस हो सकती है। हर इंसान की ना अपनी स्ट्रेटजी होती है, इसलिए कुछ ग्रुप प्रैक्टिसेस बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करते हैं, जैसे कि बिलिंग जो पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर अगर एक थेरेपिस्ट को ना बिलिंग या बिजनेस का काम करना पसंद नहीं है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर कर सकता है। इससे वो अपनी थेरेपी सेशंस पर ना ज़्यादा फोकस कर सकता है। ओके, रेफरल विद इन ग्रुप प्रैक्टिस, इसमें बताया गया कि अगर एक ही ऑफिस में कई क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का ग्रुप हो तो रेफरल देना बहुत आसान हो जाता है जब ज़रूरत हो। अगर एक थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट्स को किसी और प्रोफेशनल्स के पास भेजना हो तो वो अपने कोलीग को ना रिकमेंड कर सकता है जो उसे ना ऑफिस में काम जो उस ऑफिस में काम कर रहा है उसी ऑफिस में काम कर रहा हो। इससे ना क्लाइंट को न्यू लोकेशंस या न्यू प्रोफेशंस के साथ ना इंटरेक्ट करने की टेंशन्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को रेफ़र कर रहा है तो वो अपने ना ऑफिस के किसी दूसरे थेरेपिस्ट को सजेस्ट कर सकता है। इससे क्लाइंट को ना न्यू थेरेपिस्ट या न्यू ऑफिस के साथ डील करने का स्ट्रेस नहीं होता। ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुप प्रैक्टिस, इसमें बताया गया कि ग्रुप प्रैक्टिस में ना काम करना या उसे मैनेज करना सब के लिए सही नहीं होता। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी और कैरियर गोल्स के मुताबिक ये मैच नहीं करते। कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो सब को समझने चाहिए। नंबर 1 पे है स्पेशलाइजेशंस का इश्यूज। मतलब ये कि अगर थेरेपिस्ट ने अपनी थेरेपी का जो है वो इस्टेब्लिश कर ली है तो वो कोई कम डिमांड वाली स्पेशलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो इससे ना ग्रुप प्रैक्टिस में ना अपनी स्किल्स सेट करना का मौका जो है वो मुश्किल हो सकता है। नंबर 2 पे है रूटीन का इश्यूज। ओके, तो रूटीन का क्या इशू हो सकता है कि ग्रुप प्रैक्टिस में काम करते वक्त कभी कभी ना काम थोड़ा रूटीनिंग लग सकता है, मतलब कि रूटीन वाला लग सकता है और थेरेपिस्ट को ना अपने क्लाइंट से खुद चूज़ करने का कम मौका मिलता है। नंबर 3 पे है इनकम का इश्यूज आ जाता है। मतलब ये कि ग्रुप प्रैक्टिस में ना ज़्यादा पैसे कमाने का पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए कैसे काम किया जा रहा है इस हवाले से।
और नंबर 4 पे है रेफरल का इशू। मतलब ये कि अगर थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को दूसरे थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करता है तो ये भी एक एथिकल इश्यूज हो सकता है जो एथिक्स को अफेक्ट करता है। नंबर 5 पे है क्लाइंट चॉइस का इशू। मतलब ये कि रेफरल करते वक्त थेरेपिस्ट को ना ये इंश्योर करना चाहिए या इंश्योर करना पड़ता है कि क्लाइंट को एक ऐसे क्लिनिकल्स या क्लिनिशियंस का ना चॉइस दिया जाए जो रेफरल थेरेपिस्ट से डायरेक्टली लिंक्ड ना हो, और ये क्लाइंट्स की वेलफेयर के लिए ना ज़रूरी होता है। नंबर 6 पे है कंट्रोल का इश्यूज़। अब कंट्रोल का इश्यूज़ में ये होता है कि ग्रुप प्रैक्टिस में ना थेरेपिस्ट को ना अपनी थेरेपी सेशंस के अलावा ना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, और वो बिज़नेस के किसी और एस्पेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जैसे कि प्रैक्टिसेस के एक्सपेंसेस, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। और नंबर 7 पे है फेयरनेस का इशू। मतलब ये कि कॉस्ट और सर्विसेज को ना फेयर तरीके से डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर जब एक थेरेपिस्ट का सीनियोरिटी या ओनरशिप हो। अगर किसी थेरेपिस्ट का पास ज़्यादा पावर हो तो उसे ना अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। नंबर 8 पे है ऑफिस पॉलिटिक्स का इशूज़। मतलब ये कि ऑफिस पॉलिटिक्स से कभी कभी ना इशू हो सकता है। मतलब कि ऑफिस को ना पॉलिटिकल इशू से फेस करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर अगर कुलीग्स अपना वक्त मोस्टली क्लाइंट्स के साथ गुजार रहा हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना ये इश्यूज हो सकता है अगर वो किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स से जो है वो बचना चाहता है। नंबर 9 पे है ग्रुप प्रैक्टिस का फिट करना। ग्रुप प्रैक्टिस का फिट करना मतलब ये कि अगर ऊपर दिए गए फैक्टर्स थेरेपिस्ट के लिए प्रॉब्लम्स नहीं बना रहे तो ग्रुप प्रैक्टिस इसके लिए ना एक अच्छी चॉइस हो सकती है, जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। और ये ना उन थेरेपिस्ट के लिए बेहतरीन है जो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और लास्ट में मतलब कि नंबर 10 में जो पॉइंट है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का फ़ायदा। मतलब ये कि इसमें बताया गया कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस के मुताबिक ग्रुप प्रैक्टिस न्यू थेरेपिस्ट के लिए ना फ़ायदेमंद हो सकती है, और ये इन्हें ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद करती है और मेंटल हेल्थ फील्ड में ना इस्टेब्लिश होने में मदद भी देती है। मिसाल के तौर पर अगर एक न्यू थेरेपिस्ट ग्रुप प्रैक्टिस में काम कर रहा है तो इससे ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने की और अपने कैरियर्स को इस्टेब्लिश करने की। अब मैं थोड़ा सा जो है वो कंक्लूजन बता दूं ग्रुप प्रैक्टिस को लेकर कि ग्रुप प्रैक्टिस ना एक ऐसी थेरेपी बिजनेस मॉडल है जिसमें ना कई थेरेपिस्ट काम करते हैं और एक्सपेंसेस को शेयर करते हैं। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ग्रुप प्रैक्टिस का कोई ना कोई क्वेश्चंस लाजमी तौर पर। और ग्रुप प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होता है कि थेरेपिस्ट को ना फाइनेंशियल्स और प्रोफेशनल रिवार्ड मिलते हैं और इनको ना अपनी प्रैक्टिसेस को एफिशिएंटली मैनेज करने का मौका भी मिलता है। लेकिन इसमें ना कुछ एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि फ़ी स्प्लिटिंग या क्लाइंट्स की वेलफेयर को इग्नोर जो है वो होना, जो कि ध्यान से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। ओके, और ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 30। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अब इस लेसन का ओवरव्यू दे दूं एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस हवाले से ओवरव्यू देना लाजमी बनता है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। फर्दर यह है कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का टीम मेंबर या एज अ स्टूडेंट मेंबर बने। इसके लिए सिर्फ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी जो वेबसाइट है www.psychologistcommunity.com आपने विज़िट करनी है और मेंबरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है। और जैसे कि इस लेसन का ओवरव्यू मैं देने लगा, और यह है कि आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, और इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से। तो लेसन का जो ओवरव्यू है लेसन नंबर 30 का, मैं कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ कि ग्रुप प्रैक्टिस क्या होती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ग्रुप प्रैक्टिस को मसाल से वाज़ेह करें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्रुप प्रैक्टिस अगर कर रहा है तो क्या क्या होगा, फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं वो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे ग्रुप प्रैक्टिस के दौरान। ये भी सवाल जो है वो आपसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ये याद रखें कि आपसे ये कंसेप्चुअल बेस पे पेपर आपके सामने रखा जाता है, तो आपके कंसेप्ट ज़रूरी होते हैं क्लियर करना। अब ग्रुप प्रैक्टिस में जो अरेंजमेंट्स होती है वो मैनुअल होती हैं या फिर अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुताबिक होती हैं। और जो ग्रुप प्रैक्टिस में जो है सर्विसेज सभी एक जैसे दे सकते हैं या जिसकी जो सर्विसेज होती है वो ही दे सकते हैं। ग्रुप प्रैक्टिस में जो इसकी जो सर्विस नहीं है, अगर उससे कहा जाए कि ये सर्विस तुमने ही देनी है तो क्या ये सही है कि या नहीं सही। तो ये आमतौर पर इसी तरह आपसे ना घुमा फिरा के जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप प्रैक्टिस के फ़ायदे क्या हैं। और जो को ओनर्स होते हैं एज अ ग्रुप प्रैक्टिस की सूरत में या प्राइवेट प्रैक्टिस की सूरत में आप काम कर रहा था, वो किस तरह से काम कर रहा था, और जो क्लिनिकल फॉर्म्स में या ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म्स में या छोटी सी टीम की फॉर्म में अगर काम कर रहा था तो वो किस तरह से काम करते हैं। और ग्रुप प्रैक्टिस में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से शेयर की जा सकती हैं, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। ग्रुप प्रैक्टिस में जो है रेफरल्स किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ सर, इसी लाइन को आप बस थोड़ा सा ना मेमोराइज कर लेना स्टूडेंट्स। ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुप प्रैक्टिस क्या है, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो तीन पॉइंट्स जो है ना आप याद रख लीजिएगा। फर्दर ये है कि इसी को ना घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि ये ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुप प्रैक्टिस है या फिर प्राइवेट ग्रुप प्रैक्टिस है या फिर नॉन प्राइवेट ग्रुप प्रैक्टिस है एक्सेट्रा। उसके बाद फिर अगर बात की जाए एपीए स्टैंडर्ड्स को लेकर कि एपीए स्टैंडर्ड ग्रुप प्रैक्टिस को लेकर क्या कहता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। तो ये था आपका लेसन नंबर 30 का ओवरव्यू। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 31 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।